मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति पर एक नई वीडियो सीरीज़, जिसमें हम तुलनात्मक राजनीति से मुश्किल लगने वाले सभी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति। तो दोस्तों, साथ में बने रहिए ताकि हम लोग इसी तरीके से पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करें और अपने गोल्स को अचीव करें। ये दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति आखिर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हम लोग शताब्दियों से राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, संस्था, शक्तियों व जनमत की अवधारणाएं आदि हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन इन अवधारणाओं के स्थान पर अब नई अवधारणाओं का प्रचलन और प्रयोग करना अनिवार्य होने लगा, ज़रूरी होने लगा, जिससे कि राजनीतिक क्रिया की गहराइयों और वास्तविकताओं को समझा जा सके और उसके संबंध में तुलनात्मक आधार पर कोई जनरलाइजेशन यानी कि कोई सिद्धांत निर्माण करना हमारे लिए संभव हो सके। इसीलिए आधुनिक राजनीतिक जो विचारक हैं, उन्होंने राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक भूमिका यानी कि रोल्स, राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संरचना यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और राजनीतिक समाजीकरण यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसी नई अवधारणाओं को प्रयोग करने लगे, उनका अध्ययन करने लगे। इनका अध्ययन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अभी जो हमारी पुरानी अप्रोचेस थी, जिससे हम राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हम संस्थाओं को पढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो रही थी जिन्हें कि राजनीति जो शास्त्री थे वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्हें ये ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं, उन्हें भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीका और एशिया में नई नई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जब उनका एमरजेंस हुआ, जब उनका वो जब अस्तित्व में आई, तो देखने लगे कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको तो समझना अलग है, क्योंकि उनके लिए समझने के लिए अलग अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। विकसित देश जो हम जिनका अध्ययन अभी तक राजनीति वैज्ञानिक कर रहे थे आ रहे थे, उनसे अलग है इनका अध्ययन करना। तो ये देखा गया कि हम पॉलिटिकल साइंस में अगर कंपैरेटिव अप्रोच को लेके आते हैं, तुलनात्मक तरीके से हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें समझना आसान होगा। तो अगर हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ देखें, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य को ही राजनीतिक शास्त्र तुलनात्मक राजनीति तो जो राजनीतिक शास्त्री हैं वो तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो एक प्रोसेस चल रहा है, उसके हम अलग अलग लेवल्स पर अब उसको तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, और कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सिद्धांत निर्माण कर सकें जो कि हम सब पे जनरलाइज कर सकें। इसी अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति जो है कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति में शासन के संस्थागत पहलुओं के साथ साथ उन सभी शक्तियों व प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष प्रकार का बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में हमें बहुत सारे नए नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने सुना राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति। तो जैसे जैसे आगे लेक्चर में हम इनका प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे मैं उनके मीनिंग को आपको क्लियर करते जाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो जो संस्थागत पहलुओं की बात यहाँ पे हो रही है, तो संस्थागत पहलुओं से क्या मतलब है? मतलब ये कि तुलनात्मक राजनीति में हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। संस्थाएं कौन सी? जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कि ये संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं। तो हम उनका इंस्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि जो व्यवस्थापिका होती है वो 2 सदनों से मिलकर बनती है, उसमें इतने सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन वो काम किस तरीके से करती हैं, यानी कि जो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है उनके काम करने की,
और ये जो राजनीतिक व्यवहार है उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं और उसे विशेष प्रकार का बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन जो है हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। यही तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझने के बाद हमें ये भी इम्पोर्टेंटली समझ लेना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण या तुलनात्मक विधि से अलग है। नॉर्मली क्या होता है, हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग एक ही टर्म में यूज़ कर लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के लिए तुलनात्मक सरकार शब्द का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर हमें रहना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति जो है जो वो ज़्यादा ब्रॉडर जो है एक अवधारणा है इन सब से। तो ये सारी अवधारणाएं क्या, इनको समझ लेते हैं। तो तुलनात्मक सरकार में हम केवल शासन के संस्थागत पहलुओं का ही अध्ययन करते हैं, जबकि अभी हमने देखा कि तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तो इसमें हम राजनीति विज्ञान से संबद्ध तुलनात्मक विश्लेषण आदि का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक विधि में यह अनुभाविक प्रस्थापनाओं की स्थापना की मौलिक विधियों में प्रमुख विधि है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण और तुलनात्मक विधि, ये तीनों ही तुलनात्मक राजनीति से अलग हैं। इस स्लाइड में दोस्तों हम लोग तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसके संबंध में विचारों में कई सारे विभेद हैं। कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे मूल रूप से दो धारणाएं देखने को मिलती हैं। वो दो प्रमुख धारणाएं कौन कौन सी है? एक तो है लंबात्मक तुलना, यानी कि वर्टिकल कंपैरिजन, पहला ये हो गया। और दूसरा है अमरांतीय तुलना, यानी कि हॉरिजेंटल कंपैरेटिव स्टडी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो धारणाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ज़्यादातर आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्री हैं उन्होंने हॉरिजेंटल अप्रोच को या हॉरिजेंटल वाली जो धारणा है उसको ज़्यादा स्वीकार किया है। इन दोनों को हम समझ लेते हैं ज़रा कि इनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक राजनीति में लंबात्मक तुलना, यानी कि वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि जब एक ही देश में हम विभिन्न स्तरों की सरकारों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे वर्टिकल यानी कि लंबात्मक तुलना कहते हैं। इसमें दो स्तर पर हो सकता है कंपैरिजन। पहला है केंद्र, जिसको ये लोग सर्वव्यापक या सार्वजनिक सरकार कहते हैं, और दूसरा है स्थानीय, जिसको ये आंशिक या व्यक्तिगत सरकार की संज्ञा देते हैं। तो उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि केंद्र और स्थानीय सरकार, इन दोनों की तुलना हम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर अभी हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज हम जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम उनकी सरकार के साथ अभी जैसे किसी भी राज्य सरकार की हम सरकार ले लें, उसके साथ अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम इसे क्या कहेंगे? लंबात्मक तुलना कहेंगे। इस धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि एक ही राज्य में विविध स्तरों की सरकारों का अध्ययन ही लंबात्मक तुलना है। व तुलनात्मक राजनीति का संबंध इसी तुलना से होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी या लंबात्मक तुलना। अब दूसरा देख लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति की अम्बतरीय या हॉरिजेंटल तुलना या फिर हॉरिजेंटल कंपैरेटिव स्टडी। तो दोस्तों जो अमरांतीय या हॉरिजेंटल कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला है एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन, या फिर दूसरा विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला देख लेते हैं, एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। तो हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में क्या है कि प्राचीन और आधुनिक समय से लेकर हम क्या करते हैं कि 4 टाइम की जो गवर्नमेंट है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश भारत, स्वतंत्र भारत। इस तरीके से हमने क्या किए, 4 अलग अलग पीरियड ले लिए और हम उन अलग अलग टाइमिंग्स का क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हम स्वतंत्र भारत का अध्ययन अगर कर रहे हैं सपोज, तो 1947 से लेकर अगर हम 1977 तक का अध्ययन अगर पूरा कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि इसको 3 युग में बांट लिया। जैसे कि हमने नेहरू युग ले लिया, शास्त्री युग ले लिया, इंदिरा युग ले लिया। तो हमने क्या किया 1947 से लेकर 1977 को हमने 3 युग में डिवाइड करके कंपैरेटिव स्टडी किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का अलग अलग टाइम पीरियड का लेकर उनको ऐतिहासिक रूप से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब हम दूसरा जो इसका तरीका है उसमें देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना की जाती है। जैसे कि हम इसमें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, हम 2 अलग अलग राष्ट्रीय सरकारों की सरकारें ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही देशों का अध्ययन करें, 2 से ज़्यादा देशों का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक रिसर्च देखी थी, उसमें उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ हैं, तो वो रिसर्च मैंने देखी थी, उसमें 5 देशों पर अलग अलग कंपैरेटिव अध्ययन जो है वो किया जा रहा था, कंपैरेटिव स्टडी जो है उस पर किया जा रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपैरेटिव स्टडी है उसमें हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन, और दूसरा विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो केवल एक ही देश या उस देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर सरकारी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।